बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में 292 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं खुलफाए उंदलस अब्दुर्रहमान बिन मुआविया उमवी को। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अब्दुर्रहमान बिन मुआविया बिन हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन हुकम सन 113 हिजरी में पैदा हुआ था। अब्दुर्रहमान का बाप मुआविया ऐन आलम नौजवानी में 21 साल सन 118 हिजरी में, जबकि अब्दुर्रहमान की उम्र 5 साल की थी, फौत हो गया था। इस जमाने में अब्दुर्रहमान का दादा हिशाम बिन अब्दुल मलिक तख्त खिलाफत पर बरजमान था। खलीफा हिशाम ने अपने इस पोते की तालीम और तरबियत की जानिब खुसूसी तवज्जो मुतवल कर रखी थी। हिशाम बिन अब्दुल मलिक का इरादा था कि मैं अब्दुर्रहमान बिन मुआविया को वली अहद बनाऊंगा। इसीलिए वो चाहता था कि अब्दुर्रहमान बिन हर किस्म के काबिलियत पैदा हो जाए। अब्दुर्रहमान की उम्र सिर्फ 12 साल की होने पाई थी। हिशाम बिन अब्दुल मलिक फौत हो गया और इसके बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक का भतीजा वलीद बिन यजीद तख्त खिलाफत पर बैठा। अब्दुर्रहमान के अंदर इब्तदा ही से अलामात सरवरी मौजूद थे। वो आदात बद और खसाल रजीला से बिल्कुल पाक और बेतलक रहा। अलावा अलूम मरवजा की दरबारी और आईनी जहां बानी से इसको पूरी वाकफियत हासिल थी, उलमा और उमराए सुल्तनत की सोबतें इसको मैसर रही थी। जवान होने के बाद फनून सिपागरी और जंगी काबिलियत से वो बेराबार ना होता। बुरी आदतों, बुरी सोबतों से इसको हमेशा नफरत और इखलाक फाजिला के हासिल करने का हमेशा शौक रहा था। अरकीन सुल्तनत और उलमा दमिश्क इसकी इज्जत और हुर्मत को मलमूज रखते थे और इसको खानदान खिलाफत में एक बेहतरीन शख्स तस्वर किया करते थे। सन 132 हिजरी में जब खिलाफत बनु उमैया का खात्मा होकर खिलाफत अब्बासिया शुरू हुई तो अब्दुर्रहमान बिन मुआविया की उम्र 20 साल के करीब हो गई थी। दरिया फरात के किनारे अब्दुर्रहमान की एक जागीर थी। जब अब्बासी लश्कर मुल्क शाम में दाखिल होकर दमिश्क पर काबिज हो और मुतसरफ हुआ और बनु उमैया का कत्लेआम होने लगा तो इस जमाने में अब्दुर्रहमान बिन मुआविया दमिश्क में मौजूद ना था, बल्कि अपनी जागीर के गांव में आया हुआ था। अब्दुर्रहमान को जब ये मालूम हुआ कि बनु उमैया और इनके हमदर्दों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था, वो एहतियात की नजर से गांव के बाहर दरख्तों के कुंज में खेमा नस्ब करके रहने लगा, क्योंकि गांव पर अगर कोई आफत आए तो खतरा से वाकिफ होकर अपनी जान बचाने की फिक्र कर सके। एक रोज वो अपने खेमे में बैठा हुआ था कि इसका 3-4 साल का लड़का जो बाहर खेल रहा था खौफजदा होकर खेमा के अंदर आया। अब्दुर्रहमान इसके खौफजदा होने का सबब मालूम करने के लिए खेमे से बाहर निकला ही था तो इसने देखा कि अब्बासियों का स्याह झंडा हवा में लहरा रहा है और इसकी जानिब आ रहा है। तमाम गांव में हलचल मची हुई थी और ये देखकर अब्बासी लश्कर बनु उमैया को कत्ल करने को पहुंच गया। वो अपने बेटे को गोद में उठाकर दरिया की तरफ भागा। अभी वो दरिया तक न पहुंचने पाया था कि दुश्मनों ने इसका ताक़ब किया और चला चला कर कहने लगे कि तुम भागो मत, हम तुमको कोई आजार ना पहुंचाएंगे और हर तरफ तुम्हारी इमदाद और आन बुझा लाएंगे। अब्दुर्रहमान के पीछे पीछे इसका भाई था। अब्दुर्रहमान ने दुश्मनों को इन बातों की जानब मुतलक अतफात न किया और दरिया के किनारे पहुंचते ही दरिया में कूद पड़ा। अब्दुर्रहमान का भाई तशफी अमेज बातों से फेल खाकर दरिया के किनारे खड़ा होकर और रुक कर कुछ सोचने और पीछे को देखने लगा। दुश्मनों ने फौरन पहुंचते इसका साथ तलवार से उड़ा दिया। अब्दुर्रहमान ने मुतलक पस पेश न किया और दरिया में तैरता हुआ अपने बेटे को छाती से लगाए हुए दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया था। दुश्मन ने दरिया में तैरने की जरूरत न की, बल्कि इस किनारे पर खड़े हुए तमाशा ही देखते रहे। अब्दुर्रहमान यहां से छुपता छुपाता चल खड़ा हुआ। चलते चलते कभी किसी गांव में मुसाफिर बनकर ठहर जाता, कभी जंगल में किसी दरख्त के नीचे पड़ा रहता। गर्ज भेस बदले और बेटे को लिए हुए बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता हुआ फलस्तीन के इलाके में पहुंच गया। वहां इसके इत्फाकन इसके बाप का गुलाम बदर नामी मिल गया।
वो भी इसी हालत में अपनी जान बचाता और छुपता छुपाता मिस्र की तरफ जा रहा था। बदर के पास अब्दुर्रहमान की हमशीरा के कुछ जेवरात और रुपया भी था जो इसने अब्दुर्रहमान की खिदमत में पेश कर दिया। इस तरह अब्दुर्रहमान की असरत और खर्च की तकलीफ रफा हो गई। अब इसने अपना भेस बदलकर और मामूली सा सौदागरों की हालत बढ़ाकर बदर की मैयत में सफर शुरू किया। मिस्र में पहुंचकर बनु अमैया के हमदर्दों से मुलाकात की। यहाँ के चंद रोज क्याम के बाद अफ्रीका का कसद किया। गवर्नर अफ्रीका को अब्दुर्रहमान की आमद का हाल मालूम हुआ तो वो इज्जत और मोहब्बत के साथ पेश आया, लेकिन इसको चंद रोज के बाद मालूम हुआ कि अब्दुर्रहमान अफ्रीका में अपनी हुकूमत कायम करने की फिक्र में मसरूफ है। इधर इसने अब्बासियों के खिलाफत के मुस्तहकम हो जाने के हाल सुना और अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करके अब्बासी खलीफा सफा के पास भेज देने का इरादा किया। अब्दुर्रहमान को ऐन वक्त पर इसको इतला हो गई थी इस चीज की कि वो अपने गुलाम बदर और अपने बेटे को लेकर फौरन रूपोश और फिर वहां से फरार हुआ। गवर्नर अफ्रीका ने अब्दुर्रहमान की गिरफ्तारी के लिए एक ग्रांड संघ इनाम मशहूर कर दिया कि ये इनाम दिया जाएगा जो उसको पकड़ के लाएगा। जहाँ बजा अब्दुर्रहमान की तलाश शुरू हो गई। लिहाजा अब्दुर्रहमान को अपनी जान बचाने के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी। वो कई रोज तक भूखा रहा। सहरा के गोशों में हफ्तों और महीनों रोपुश रहना पड़ा। एक मरतबा अब्दुर्रहमान ने किसी बर्बरी औरत की कटी में पला ली और गिरफ्तार करने वाले मतलाशी पहुंचे तो बूढ़ी औरत ने एक कोने में अब्दुर्रहमान को बिठाकर इसके ऊपर अपने बहुत से कपड़े डाल दिए, जिससे मालूम होता था कि कोने में पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। इस तरह मतलाशी लोग देख भाल कर चले गए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दस्तयाब होना अब दुश्वार हो गया था। अगर इसी परेशानी और तबाह हाली में 4-5 साल तक अब्दुर्रहमान अफ्रीका में रहा। आखिर वो बर्बरी कौम के कबीला जनानमा के एक शाख बनु नफूसा में पहुंचा। इन लोगों को जब ये मालूम हुआ कि अब्दुर्रहमान की माँ हमारे ही कबीला की एक औरत थी तो उन्होंने अब्दुर्रहमान को मिस्र अपने रिश्तेदार और भाइयों के अपने यहाँ मेहमान रखा और इसको इत्मीनान दिलाया कि हम तुम्हारी हर तरह की आन और हिफाजत के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रहमान ने सबत में जहाँ कबीला बनु नफूसा की आबादी ज्यादा थी क्याम किया। इस 4-5 साल के तजर्बे से अब्दुर्रहमान को मालूम हो गया था कि गवर्नर अफ्रीका से मुल्क अफ्रीका का छीनना और यहाँ कोई हुकूमत कायम करना आसान काम नहीं है। सबत में आकर इसको उंदलस के हालात से ज्यादा वाकफियत हासिल हुई क्योंकि ये मुकाम जजीरा नुमा उंदलस से बहुत ही करीब और कौवी तअल्लुक रखता था। जब अब्दुर्रहमान को ये मालूम हुआ कि उंदलस में बदअमनी और खाना जंगे मौजूद है और वहां का हाकम यूसुफ बागियों की सरकोबी में मसरूफ और परेशान है तो इसके तबीयत और हिम्मत बुलंद एक तारीख पैदा हो गई। इसने फौरन अपने गुलाम बदर को उंदलस रवाना किया और इन लोगों के नाम जो खिलाफत बनु उमैया में सरदारी और इज्जत का रुतबा रखते और बनु उमैया के हमदर्द थे खतूत लिखे। बदर ने उंदलस में पहुंचकर अबू उस्मान और अब्दुल्ला बिन खालिद से मुलाकात की और नहायत काबिलियत के साथ इनको अपने ख्वाहिश के मुवाफिक आमादा कर लिया। अबू उस्मान ने शामी और अरबी सरदारों को जमा करके ये मसला इनके सामने पेश किया और वो सब शहजादा अब्दुर्रहमान को उंदलस बुलाने और इसकी मदद करने के लिए आमादा हो गए। बदर को जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं अपने 11 आदमी के हमारा एक किराए का जहाज लेकर सबद की जानब रवाना किया गया था। शहजादा अब्दुर्रहमान को हमारी तरफ से इत्मीनान दिलाओ और जिस कदर जल्द मौका हो सके यहाँ ले आओ। ये भी एक खुशकिस्मती की बात थी। ये लोग जो बनु उमैया के हमदर्द हो सकते थे ज्यादातर उंदलस के जनूबी और मशरकी साहिल की तरफ आबाद हो गए थे, इसलिए अब्दुर्रहमान को उंदलस पहुंचने में और भी आसानी हुई। उंदलस से आने वाला ये जहाज जिसमें बदर माँ उंदलस के आदमियों के आ रहा था जब साहल सबत के करीब पहुंचा तो इस वक्त अब्दुर्रहमान नमाज पढ़ रहा था। ये लोग जहाज से उतरकर बदर की रहबरी में अब्दुर्रहमान के सामने गए। सबसे पहले उंदलस के 11 आदमियों के अमीर वफद अबू गालिब अल तमाम ने आगे बढ़कर अब्दुर्रहमान को सलाम किया और कहा, अहले उंदलस आपके मुंतजर हैं। अब्दुर्रहमान ने इसका नाम दरियाफ्त किया। जब नाम सुना तो अब्दुर्रहमान खुश हो गया और जोश मसरत में बेख्तियार कह उठा
کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور غالب ہوں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے مطلق تعامل نہ کیا، فوراً جہاز میں سوار ہو گیا اور اپنے چند جانساروں کو سبت میں موجود اور اس سے محبت اور ہمدردی کا تعلق رکھتے تھے ہمراہ لیا اور اندلس کی ساحل پر جا کر اترا۔ وہاں پہلے سے ہی ہزارہا لوگ استقبال کے لیے موجود تھے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عبد الرحمن کے اندلس پہنچتے ہوا خواہان بنو امیہ اور اہل شام سن کر دوڑے اور عبد الرحمن کے اطاعت و فرما برداری کے خلاف حلف اٹھانے لگے، اس کے حق میں حلف اٹھانے لگے۔ اس کے بعد ارد گرد کے شہروں قصبوں پر قبضہ شروع ہوا۔ موسم میں برسات آ جانے کے سبب یوسف جلد قرطبہ نہ آ سکا، اس لیے عبد الرحمن کو یوسف کی فیصلہ کن جنگ کے لیے 7 مہینے کی مہلت مل گئی تھی۔ آخر عید الاضحیٰ کے روز لڑائی ہوئی اور دارالسلطنت قرطبہ پر عبد الرحمن کا قبضہ ہو گیا۔ جب اس لڑائی میں فتح حاصل ہوئی تو یمنی لوگوں کو ایک سردار ابو الصبا نامی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یوسف سے ہم بدلہ لے چکے ہیں، اب موقع ہے کہ اس نوجوان یعنی عبد الرحمن کو قتل کر دو اور بجائے اس کے کہ یہاں امویوں کی حکومت قائم ہو، اپنی قوم کی حکومت قائم کرو۔ مگر چونکہ عبد الرحمن کے لشکر میں شامیوں اور بربریوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے علانیہ یمنی لوگ کوئی مخالفت یا بغاوت نہ کر سکے اور خاموش ہو کر خفیہ طور پر عبد الرحمن کی ذات پر حملہ کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ اتفاق سے عبد الرحمن کو بھی ان لوگوں کی ارادے کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے صرف یہ کیا کہ اپنا ایک باڈی گارڈ یعنی محافظ دستہ قائم کر لیا اور بغیر چشم پوشی اور درگزر سے کام لیتا رہا، اور چند مہینے بعد ابو الصبا کو اس کی غلطی کی سزا بھی قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن امیہ چونکہ نو عمر اس ملک میں ایک اجنبی شخص تھا، لہذا یہاں کے عمرہ، یہاں کے اعمال، یہاں کی رعایا، یہاں کے قبائل اور ان کے خصوصیات اس کو پوری واقفیت اور آگاہی نہ تھی۔ عبد الرحمن کی حکومت کی شروع ہوتے ہی حکومت اور سرداری کے عہدوں پر جو لوگ مقرر اور مامور ہوئے، ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اہل اندلس کی ناراضی کا باعث ہوئے، بعض ایسے اشخاص تھے جن کو حکومت سے بھی کبیدہ خاطر اور ملول ہوئی۔ علاوہ ازیں یوسف فیری سابق امیر اندلس اور زمیل بن حاتم کے دوست، احباب اور متعلقین تو ناخوش تھے ہی۔ عبد الرحمن بن معاویہ اگرچہ کسی گروہ اور کسی فریق سے خصوصی تعلق نہ رکھتا تھا اور وہ سب سے یکساں برتاؤ کرنا چاہتا تھا، مگر جو پہلے اندلس میں رہنما ہوئے تھے ان کا یہ اثر ہوا کہ عبد الرحمن کو اپنی حکومت کے شروع میں بغاوتوں اور سرکوشیوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یوسف فیری سابق امیر اندلس معاہدہ کے موافق قرطبہ میں مقیم یا یوں کہیے کہ نظر بند تھا۔ قرطبہ پر قابض ہونے کے بعد عبد الرحمن کو 2 سال تک ملک کے صوبوں پر تسلط قائم کرنے اور سرکشوں کو اطاعت پر مجبور کرنے پر صرف کرنے پڑے۔ اسی دوران میں عبد الرحمن کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے ہم قوموں کو جہاں کہیں وہ بنو عباس کی تلوار سے بچ گئے ہوں اپنے پاس بلوائے اور بربریوں کی ایک فوج مرتب کرے جن سے حمایت و ہمدردی کی اس کو توقع تھی۔ خاندان بنو امیہ کا ایک شخص عبد الملک بن عمرو بن مروان بن حکم اور اس کا بیٹا عمر بن عبد الملک عباسی کی تلوار سے بچے ہوئے ابھی تک مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے جب اندلس پر قبضہ کا حال سنا تو مصر سے روانہ ہوئے اور بنو امیہ کے 10 اور آدمی بھی جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ 12 آدمیوں کا قافلہ اندلس میں عبد الرحمن کے پاس پہنچ گیا۔ عبد الرحمن اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ عبد الملک بن عمر کو اشبیلیہ کی اور عمر بن عبد الملک کو مرور کی حکومت پر مامور کیا۔ اس اجنبی ملک میں عبد الرحمن بالکل تنہا اور مسلمانان اندلس کے مختلف فرقوں اور گروہوں سے اس کو یہ توقع نہ تھی کہ وہ سب کے سب عباسیوں کی مخالفت پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے اس نے اول اپنے آپ کو اس طرح ایک امیر اندلس کی حیثیت میں رکھا جیسا کہ اس سے پہلے بھی اندلس کے امیر ہوتے رہے تھے۔ خطبہ میں وہ خلیفہ عباس ہی کا نام لیتا تھا، حالانکہ دل سے عباسیوں کا دشمن تھا اور ان کو اپنا دشمن جانتا تھا۔ ان ہم قوم اور ہم قبیلہ بلکہ قریبی رشتہ داروں کو اس نے
اپنے لیے بہت سی غنیمت سمجھا اور ان کو بڑے بڑے عہدے جو بلا کامل دے سکتا تھا دیے۔ اندلس کے اندر عبد الرحمن کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو بدل کر عبد الرحمن کی حکومت میں خوش نہ تھے۔ اب جب عبد الرحمن نے سن 141 ہجری میں عبد الملک اور اس کے بیٹے عمر کو الشبیلیہ وغیرہ کی حکومت عطا کی تو ان لوگوں کو آزادانہ اور پہلے سے زیادہ چامگوئیوں کا موقع مل گیا اور اس غدر و بغاوت کی تاریخ جلد جلد نشو و نما پا کر خطرناک صورت اختیار کر گئی تھی۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔